तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ निमसर 2023 में जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, कुछ जायसवाल को। सबसे बड़ी बात है कि निमसर 2023 में ना सिर्फ इसकी फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक आने के साथ साथ 1000 नंबर में जो इसके स्कोर थे 783 मार्क्स थे 1000 नंबर में, और 783 मार्क्स लाना, जैसे निमेश की सेकंड रैंक है तो निमेश की जो ऑलरेडी सेकंड रैंक उसके 658 मार्क्स हैं और उसके 783 है। मतलब फर्स्ट रैंक बहुत बड़े गैप के साथ आया, 100 से 150 नंबर के गैप के साथ फर्स्ट रैंक आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी लोगों को ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट होकर इस बात को आत्मसात करना, सुनने की कोशिश करना, उसमें अपने आप को उतारने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं में से जब इसके सीनियर का इंट्रोडक्शन हो रहा था और ये बैठा हुआ था, इनमें किसी बच्चों के बीच में बैठा होगा, और जब इसके सीनियर का इंट्रोडक्शन हो रहा था, सुपर सीनियर का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो इसके सुपर सीनियर में जैसे आसे की फर्स्ट रैंक थी, 11 बार ऑलरेडी फर्स्ट रैंक हो चुकी है अपने यहाँ से, तो उसमें हर बच्चे ने किसी न किसी दिमाग में बिठाया होगा कि यार मेरी भी फर्स्ट रैंक होनी चाहिए। जितने बच्चे बैठ के उसको सुन रहे थे, कर रहे थे, अब उसमें अब उस बच्चे ने दिमाग में बिठाया, हो सकता है उसमें 100 बच्चों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट रैंक हो, 200 बच्चों ने सोचा, पर फर्स्ट रैंक पे एक और एक ही बच्चा हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। उस एक इसी बच्चे की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, किसी दूसरे बच्चे की भी हो सकती थी, क्यों नहीं हो पाई और इसकी क्यों है, उसके पीछे रीज़न वो खुद बताएगा। उसी लेवल का डिवोशन डेडिकेशन करोगे तो तुम में से जो सोच रहे हो उस रैंक तक आ पाओगे, क्योंकि मटेरियल सब सेम है, सारी चीज़ सब सेम है। तो यही है कि ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निमसर 2023 में इसकी कैसे लगी, कैसे 1000 नंबर में 783 स्कोर ला के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगाया, कैसे एग्जाम के पहले इसने क्या प्रिपरेशन की थी, साल भर इसकी तैयारी का तरीका क्या थे, क्या जीवन यात्रा थी इसके, अपने एकेडमी के जेमे की जर्नी ये बताएगा कैसे रही, किस ढंग से इसने पढ़ाई करा। एग्जाम में जो कि पेपर स्विच ओवर हुआ था अचानक 2020 में, 21 में और 22 में पेपर का लेवल अलग था, और अचानक पेपर का चेंज होना, उस स्विच ओवर को बियर करना वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि उस टेम्परामेंट को सहन करना कि अचानक जब हमारे साथ कोई परिवर्तन होता है, अचानक एग्जाम में हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके विपरीत कोई चीज़ें आ गई, तो जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उसको ओवरकम करना, और उसको, क्योंकि ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो सकती है, तुम्हारा पेपर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारा पेपर अब कौन कराएगा भी डिसाइडेड नहीं, कौन सा एनआईटी कराएगा। तो उस समय जो स्विच ओवर हुआ तो सारी चीज़ें, हालांकि मैंने पहले समझा रखा था, लेकिन उसको कितने लोग उसको ओवरकम कर पाए, जो प्रेशर बना अचानक सारी चीज़ें, उस खुद ब खुद सारी चीज़ बताएगा। समझोगे, सारी चीज़ें करोगे तो बेहतर होगा। और हो सकता है जैसे कुछ जायसवाल की निमसर 2023 में फर्स्ट रैंक है, हो सकता है 2024 में तुम में से किसी बच्चे की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होगी। अब वो बच्चा ये हो सकता है होना तो यहीं से है, क्योंकि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पहली बार नहीं है, ये लगातार 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी अकेडमी से। और एमसेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 19 साल हो गए। मैंने एनआईटी में जो एमसेट एग्ज़ाम है, एनआईटी के लिए जो एमसेट एग्ज़ाम होती है, उसको 2005 में चालू हुई थी, 19 साल हो गए। सबसे बड़ी बात यह कि 19 साल में 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी अकेडमी से है। अब तुम लोगों को कोशिश करना है कि बीच की जो रैंक रह गई वो सारे पूरे भरपाई करना है, और ये सिलसिला कभी ब्रेक ना होने पाए। किसी बच्चे ने कभी मौका ही नहीं दिया किसी बैच ने कि ये सिलसिला ब्रेक हुआ। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि ना सिर्फ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन ऑथेंटिसिटी की क्या गारंटी है। तो सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, ना सिर्फ सेकंड रैंक है, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 412 ऑथेंटिक जो सिलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया में निमसट में, वो अपनी अकेडमी से हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन रिजल्ट आया ऐसा सेलिब्रेशन में सब बच्चे दिख रहे थे, सारे न्यूज़ चैनल से लेके, सारे न्यूज़पेपर से लेके, न्यूज़ चैनल से लेके, सब ध्यान रखना, वो बोलते दिख रहे हैं, सारा कुछ दिख रहा है, उसमें बच्चों की पूरी साल भर की मेहनत है। सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो सारे बिलो एवरेज बच्चे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह रहती है कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला जब रैंक लेके आ जाता है तो किसी को सरप्राइजिंग नहीं होती है, लेकिन एक बिलो एवरेज बच्चा है जो 11th-12th में बेहतर नहीं कर पाया और वो ऑल इंडिया टॉपर बनता है, तो वो सभी के लिए एक मैसेज होता है, सभी के लिए एक लर्निंग होती है। और ये हर बच्चा जो 11th-12th में कहीं ना कहीं कुछ IIT NIT में नहीं कर पाया, उसका बेहतर नहीं हुआ, तो ही वो BSc BCA करता है।
और जब लगता है कि मेरे ही सीनियर का बच्चा, मेरे ही पैरामीटर का बच्चा, मेरे ही लेवल का बच्चा अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकता है, सेकंड रैंक ला सकता है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है। सारे मोटिवेशन में एक मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। और जब वो करता है तो न सिर्फ वो बच्चा बल्कि उसका घर परिवार समाज, जिस परिवार से जुड़ा हुआ पूरे समाज का उद्धार हो जाता है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि वो सारी चीज़ कैसे हुई, क्या हुई, तो वो सब बताएंगे और वो अपने शब्दों में सब बयान करेगा कि किस ढंग से उसने परफॉर्म करा और वो क्या रणनीति बनाया, क्या स्ट्रेटजी थी। रणनीति को कई बार हो सकता है सिचुएशन आई हुई कि उसको लगा कि रणनीति अप्लाई करूँ ना करूँ जो मैंने बताया, लेकिन उसने ब्रेक नहीं करा, उसके कारण उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, 1000 में 783 मार्क्स है। तो वो सारी अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करेगा। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, आदरणीय गुरुदेव को चरण स्पर्श एवं आप सभी को वंदे मातरम। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं और हम सब बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट रहे होंगे और हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करते होंगे स्कूल के टाइम और कॉलेज के टाइम भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं अगर पर्सनली खुद की बात करूँ तो स्कूलिंग मैंने उज्जैन से की है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। स्कूलिंग में हमेशा से मेरी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज से भी नीचे ही थी। बचपन में तो मतलब 5th क्लास में मेरे 43% ही थे, जो कि बहुत ही कम होते हैं, इतना तो किसी के आज तक नहीं आए होंगे। फिर 6th में 5.5 CGPA थे, फिर उसके बाद 6.5, 12th में केवल 75% थे मेरे, जो एवरेज ही होता है। आप सभी के बहुत सारों के इससे ऊपर भी होंगे, कुछ के इसके इक्वल होंगे, अगर नीचे भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। और मैं पहले जैसे कि 12th में 11th-12th में मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो जेई तो सब देते ही हैं, वैसे मैंने भी दी थी, जनवरी अटेम्प्ट दिया था मैंने जेई का। उसमें मेरे फिजिक्स में तो माइनस में ही मार्क्स थे, 6.5 परसेंटाइल थे केवल। अब इतना तो किसी के मतलब 0 अटेम्प्ट ही करता तो इतना किसी का नहीं हुआ होगा, आप सभी में से अगर दी होगी तो और फिर जो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था जेई मेन का, उसमें मैंने अप्रैल अटेम्प्ट देने ही नहीं गया था, मैं एडवांस भी नहीं दी मैंने एग्ज़ाम फेयर की वजह से। और फिर थोड़े समय बाद काउंसलिंग लेने आया। मुझे जेएमए के बारे में पहली बार तब पता चला था जब मेरे एक भैया थे कज़िन, उनका एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ था उनको, तो उन्होंने मुझे जेएमए के बारे में बताया था। तो मैंने जेएमए की वेबसाइट ओपन करी, देखा था लगातार 4 बार 10 में से 10 यहीं पे थे। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब यहीं पे आऊँगा। उन्होंने मुझे और भी बताया डिटेल में कि यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, सुबह से शाम बस पढ़ाई होती है यहाँ पे। और आपको मतलब पता ही होगा कि मैं फ़ोन तो बहुत ही चलाता था, बहुत ही एडिक्ट था मैं फ़ोन का। तो मैंने ये सुना कि फ़ोन अलाउड नहीं होता और सुबह से शाम यहीं बैठना पड़ता, तो मुझे लगा कि अब बस और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था मुझे। तो इसलिए मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। फिर काउंसलिंग लेने आया मैं सर से। सर ने डिटेल में समझाया कि निमसेट एग्ज़ाम क्या होती है, उसमें एमसीए किया जा सकता है किस कॉलेज से, और एनआईटी त्रिची लेने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर जब प्लेसमेंट होता है तो कितना पैकेज लगता है, ये सब। तो मैंने फर्स्ट बैच ही ज्वाइन करी थी, 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया था मैंने। और स्टार्टिंग में मेरे मैथ्स में बिल्कुल भी ऐसा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था जैसे कि पोलर क्या होता है, ये सब मैंने पहली बार ही सुना था। तो 7 अक्टूबर से ज्वाइन किया था मैंने। सर की क्लास होती थी पहले स्टार्टिंग में, तो सर ने इंट्रोडक्शन बताया कि कौन कौन सी बुक्स लेनी। इतनी सारी बुक्स तो मैंने मतलब अपने जीवन में नहीं की थी, जो यहाँ पे एक ही बार में लाने का हुआ। और मैं शॉक्ड था इसकी, इतना भी करना पड़ेगा, इतने टाइम में कैसे होगा, आज तक तो किया नहीं। तो स्टार्टिंग में सर ने फिर लेक्चर्स लेने चालू करे, जैसे कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमारा स्टार्ट हुआ था, सर ने बेसिक लेवल से पढ़ाया था उसको, तो समझ में आता था। क्लास में मैं मतलब सर पढ़ाते थे तो मेरा पूरा ध्यान 100% वहीं पे रहता था, क्योंकि क्लास में जैसे कि तुम्हारी भी अगर कोई क्लास होती है तो तुम्हारा मेन फोकस सर के ऊपर ही रहना चाहिए कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 50% काम तो वहीं पे हो जाता है अगर तुम ध्यान से सुनते हो उस चीज़ को तो। और बाकी का 50% फिर पढ़ना पड़ता है, जैसे सर गाइड करते हैं कि कौन सी बुक करना है, वैसे ही मैं फॉलो करता गया। सारी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने, हर 100% तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो जाता है, वो स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसा फॉलो करता गया सर को। सर ने बताया कौन सी बुक करनी है तो वो उस हिसाब से किया, जैसे कि फिर चैप्टर कंप्लीट होने से पहले, डीटी मिलने से पहले तुम्हारी सारी बुक कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा सर ने गाइड किया। तो वो बुक कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने सारी। फिर डीटी होती है तो डीटी में सर ने बताया कि उसको एज अ रियल टेस्ट ही लेना है, रियल एग्ज़ाम ही लेना है, तो वैसे ही लिया मैंने। फिर डीटी के बाद डीटी का एनालिसिस भी करना है ध्यान से, तो वैसे ही किया। डीटी से हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कि डब्ल्यूटी होने से पहले बहुत सारी डीटी हो जाती है, तो डब्ल्यूटी बिगड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और फिर डब्ल्यूटी होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तुम्हारा लगभग 1 साल डब्ल्यूटी चलेगा, उसके बाद आएंगे सीटीपीटी वगैरह। तो डब्ल्यूटी इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी लिस्ट लगती है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। डीटी तो खुद ही देते हैं, देखते हैं
करते हैं तो दूसरों को उसका पता नहीं चलता, और अपनी जो एबिलिटी है कंपेयर करने की दूसरों के बैच में, तो वो अपन से केवल WT में ही कर पाते हैं। तो WT को बिल्कुल सीरियसली निमसेट की एग्ज़ाम की तरह ही लेता था मैं, तुमको भी लेना चाहिए सबको, कि जैसे कि ये निमसेट की फाइनल एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे तुमको वही दिमाग में रखना चाहिए, रैंक दिमाग में रखना चाहिए, और ऐसा हल्के में लेना चाहिए उसको। और उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो हाथों हाथ ही करना चाहिए, जैसे सर बताते हैं, क्योंकि अगर ऐसा तुम्हारे माइंड में है कि WT तो हमारे पास ही रहेगा तो वो बाद में कभी भी कर लेंगे, तो वो कभी भी फिर कभी आता ही नहीं है। तो अभी जो होगा वही फाइनल है, क्योंकि बाद में टाइम मिलता नहीं उन सब चीज़ों का, बाद में दूसरी सारी चीज़ें सर ने डिसाइड कर रखी होती हैं। तो वैसे ही मैं फॉलो करता गया। स्टार्टिंग में तो मेरी इतनी कंसिस्टेंट रैंक नहीं थी, कभी कभार आती थी मेरी रैंक, और सुबह मैं लेट ही आता था। मैं मतलब कभी इतना पढ़ा नहीं था बचपन से, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी पढ़ने की, तो मैं लेट ही आता था जब तक कंपलसरी नहीं हुआ। उसके बाद फिर सर ने मोटिवेशनल लेक्चर लिए थे, उसके बाद मैं जल्दी आना स्टार्ट किया मैंने, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। तो फिर मैंने ऐसे ही सुबह जल्दी आता गया और पढ़ाई करी उस हिसाब से मैंने, और फिर ऐसे ही रैंक कंसिस्टेंट होने लगी धीरे धीरे। लेकिन बहुत बार मेरी रैंक गिरी भी है, जैसे कि वर्बल के बहुत सारे टेस्ट में मेरी रैंक 200-250 पार भी गई है, क्वांटम में भी कभी कभी नीचे जाती थी, और मैथ्स में भी जाती थी नीचे। तो ऐसा नहीं है कि मेरी हमेशा से रैंक आती है, और अगर ऐसी 200-250 रैंक देख के मैं डिमोटिवेट हो जाता और छोड़ने का अगर डिसीजन ले लेता, तो फिर आज मैं आपके सभी के सामने यहाँ खड़ा नहीं होता, और अभी पता नहीं मेरा शायद सिलेक्शन भी नहीं होता अगर मैं छोड़ देता तो। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट होने लगी रैंक। फिर सीटी का वक्त आया। सीटी में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ही रैंक गिरी थी मेरी, स्पेशली लोअर मैथ्स में जब आपका होगा तो आपको भी समझ में आएगा। तो इतनी रैंक गिरने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था। फिर सर ने मोटिवेशनल लेक्चर्स भी लिए कंसिस्टेंट रहने के लिए, कंसिस्टेंट के ऊपर रहने का कहा, और फिर ये कहा कि आइसोलेशन रखना है दूसरी बाहर की सब चीज़ों से। जैसे कि मैं सोशल मीडिया वगैरह सब चलाता था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं कि मतलब इतना मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। तो वो मिसगाइड होने से बचा मैं। पहले यहाँ ज्वाइन करने से पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका था, लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, और फिर यहाँ पे आया तो असलियत पता चली कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस मिसगाइड ही करते हैं, उनका काम ही यही होता है वगैरह वगैरह। और फिर सीटी की बात चल रही थी, तो सीटी में मेरी रैंक बहुत ही ज़्यादा नीचे आई। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उस मोमेंट पे जितना मैं डिमोटिवेटेड हुआ था उस इतना आज तक नहीं हुआ मैं सीटी के टाइम पे जितना हुआ था। तो उसके बाद रैंक बाद में फिर पीटी हुआ, उसमें थोड़ा उठने लगी रैंक, RTFT हुआ। उन सब चीज़ों का जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पीटी और RTFT जब हमारी स्टार्ट हुई, तो FT का मैंने आज तक जितनी भी FT दी है सब यही सोच के दी है कि ये मेरा निमसेट 2023 का फाइनल पेपर है, बस यही सोच के मैंने सारी FT दी है आज तक की। और फिर FT का जो एनालिसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एनालिसिस के टाइम पे तुम उनको 120 क्वेश्चन को तुम करने की कोशिश करो। जैसे अभी आज तुम्हारा शायद FT हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अगले हफ्ते होगा संडे को। तो उसका जो तुम FT दोगे वो उसको ऐसे ही लेना कि फाइनल निमसेट 2024 एग्ज़ाम है तुम्हारी, उसमें मार्क्स मैक्सिमम लाने की कोशिश करना। अगर तुम्हारी रैंक भी अच्छी आ रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रैंक का क्या है वो तो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मार्क्स तुम ज़्यादा ही ऊपर ले जाओगे तो फिर नीचे वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर आएगा। तो तुमको बेस्ट ऊपर ही रहना है, और मैक्सिमम जितने ला सकते हो उतने मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, और बस अपना 100% देते रहना। जैसे कि FT में मेरी रैंक आ जाया करती थी कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं मार्क्स पे फोकस करता था। सर ने फिर पर्सनल काउंसलिंग के लिए बुलाया था, और बैच में भी एक लेक्चर दिया था कि मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मैं मार्क्स पे फोकस किया मैंने, और मार्क्स जितना मैक्सिमम मैं पहुंचा सकता था उतना पहुंचाने की कोशिश करी थी। और फिर ऐसे बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि पेपर बिगड़ भी जाता है तो फिर भी रैंक आ ही जाती है। तो फिर मतलब मेहनत करना मैंने बहुत ही कम कर दिया था, लेकिन फिर रैंक फ्लक्चुएट होने लगी उसके कारण। तो फिर समझ में आया कि अब मेहनत तो करना ज़रूरी है, कि अगर मोतियों को पाना है तो समुंदर के किनारे जाना ही होगा, वो खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे नहीं। तो इसलिए फिर मेहनत करना स्टार्ट किया, सर ने भी गाइड किया, और सब मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही करी थी। मैं एग्ज़ाम अभी 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी हुई थी मेरी, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका अभी 2nd या 3rd ईयर चालू हुआ होगा, तो आप सबकी की एग्ज़ाम जो है वो निमसेट के साथ ही आ जाएगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था।
मतलब पहले मैंने कॉलेज का ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, बस वो ऐसे ही लेजीनेस के चक्कर में। और फिर जब एक एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम आ जाती थी तो दोनों को साथ में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। पहले 4th-5th सेमेस्टर तक तो ठीक है, लेकिन 6th सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम हो जाता है, तो उसमें बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे कि मेरी जो निमसेट की एग्ज़ाम थी, उसके जस्ट एक दिन छोड़ के पहले मेरा BCA का पेपर डिसाइडेड हुआ था और एक दिन बाद डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो CUET की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन फिर भी 11 तारीख को मेरा पेपर था, 12 तारीख को BCA की एग्ज़ाम थी। तो ऐसा मोमेंट पे पढ़ाई तो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। BCA अगर पहले ही पढ़ लेते हैं तो सर ने बताया था कि पहले ही इसको सबको वाइंड अप कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप BCA का जो भी है BSc BCA उसको आप पहले ही वाइंड अप कर लें, जैसा कि सर कह देते हैं, और आपको मेन जो एंड मोमेंट है उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। और FT की अगर बात करें, अभी तो FT का टाइम अभी आपका हर हफ्ते ही होता है, तो FT को आपको ऐसा लेना है कि आपको FT का इंतज़ार रहना चाहिए कि कब होगा, कब 6 दिन बीतेंगे, कब वापस से FT देने को मिलेगी, और इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि कब मुझे FT देने को मिलेगी और मैं अपना परफॉर्मेंस दूसरों को सबको दिखा पाऊँगा। तो ऐसा घबराना नहीं है FT को देख के कि क्यों हो गया टेस्ट। अगर आपकी रैंक नीचे गिरेगी तो आपको घबराहट होगी, अगर ऊपर उठेगी तो आपको मज़ा आएगा और चाहोगे कि और टेस्ट हों। और उसके लिए ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है धीरे धीरे ही होता है। एक एक दो टेस्ट करके अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप चाहोगे कि और ज़्यादा टेस्ट होंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी तो आपको लगेगा कि और कम टेस्ट होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको बस मेहनत करनी होगी। अब जैसे अगले हफ्ते आपका जो टेस्ट होगा उसको एज अ फाइनल टेस्ट समझ के पूरी जी जान लगा के आपको मेहनत करनी चाहिए, और ऐसा ही सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो रैंक लगेगी वही फाइनल रैंक है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद जो आपको रिजल्ट दिखेगा उस टेस्ट में, जो लिस्ट लगेगी, आपको अंदर से इतना मोटिवेशन फील होगा, आपके ब्रेन में ऐसा डोपामिन रिलीज होगा, इतना मज़ा आएगा आपको कि आपको लत लग जाएगी कि अब अगला टेस्ट कब होगा, अगली बार रैंक कब लगाऊं मैं। तो ऐसी लत लगनी चाहिए। मैं पहले एडिक्टेड था गेमिंग वगैरह और सोशल मीडिया का, लेकिन फिर बाद में मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि एडिक्शन अच्छा या बुरा नहीं होता। एडिक्शन होता है तो केवल अच्छी या बुरी चीज़ों का। तो पहले मैं एडिक्टेड था सोशल मीडिया का, और फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद जब वो सब चीज़ें छूट गई, आइसोलेट हो गया मैं, और यहाँ पे आने के बाद जब मुझे एडिक्शन लगा रैंक लगाने का, तो मैं पूरा फोकस फिर मैंने उसी पे किया, रैंक लगाने पे, मार्क्स लाने पे। तो एडिक्शन फिर उस चीज़ का लग चुका था। तो आपको भी उसी चीज़ का एडिक्शन लग जाना चाहिए कि अब कब टेस्ट होगा और कब रैंक लगाऊंगा मैं, इस टाइप से। और गर्ल्स को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है तो आपको घर पे जाके पढ़ना चाहिए। सर आपको इस पे अलग से गाइड भी करते हैं कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो और जैसे कि FT का टाइम चल रहा था, मेरे मार्क्स तो मैं लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, तो उसके कारण मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया था। फिर मेरी रैंक वापस से फ्लक्चुएट भी हुई थी। तो एग्ज़ाम के कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मेरी रैंक बहुत ही ज़्यादा जब नीचे गिरने लगी थी, तब सर ने पर्सनल काउंसलिंग के लिए बुलाया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, डिप्रेस्ड हो चुका था मैं लगभग। तो फिर मैं सर के पास गया, सर ने इतना फ्लक्चुएशन होने के बावजूद रैंक पे मुझ पे भरोसा रखा था और कहा था कि पेपर कैसा भी आए 2023 का फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तेरी ही आने वाली है। और ये सब भी बताया था कि जैसे कि अगर मैं बस खुद के रैंक पे ही फोकस करता था कि अगर थोड़ा सा फर्स्ट की जगह अगर सेकंड भी हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा मेरा। तो सर ने बताया, उसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग करता था रात को, मतलब रात को मैं नींद भी पूरी नहीं ले पाता था। बस रात में दिमाग में यही सब चलता था कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, रैंक नीचे कैसे आ गई। तो सर ने बताया कि इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ पे फोकस करो कि एकेडमी का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए और अपना योगदान देने की कोशिश करो उसमें। तो फिर मैंने भी एकेडमी के रिज़ल्ट के बारे में सोचा और अपनी रैंक को थोड़ा साइड में रख के ये सोचा कि खुद एकेडमी के लिए कुछ अच्छा करना है मुझे परफॉर्म, और मैं अपना योगदान दे सकूं वो मुझे करना है। तो उससे फिर सारी टेंशन और थिंकिंग सब अलग हो जाती है साइड में, और बस फिर उसी बिना टेंशन से जो तुम देते हो, परफॉर्म करते हो FT में, वही तुम्हारा रियल परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जैसे कि मैं BCA वाला स्टूडेंट था, मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता था, प्रैक्टिकल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जाना पड़ता था। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे में क्या होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज के नाम पे अगर आप बाहर चले जाओगे और
थोड़ा 2-3 घंटे मज़े करके भी आ जाओगे तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि उन 2-3 घंटे के बाद जब तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारे दिमाग में वही सब चीज़ें चलेगी जो कॉलेज में तुम करके आए हो या बाहर जो भी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे के आया हूँ, फिर यहाँ पे अगले दिन FT थी, तो FT में फिर दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी, तो मैं FT बिगाड़ ली मैंने उस चक्कर में। तो तुमको जितना कम से कम हो सके एकेडमी से दूर होने का वो करना चाहिए। अगर मजबूरन तुमको जाना ही पड़ रहा है एग्ज़ाम देने, तभी जाओ और बस चुपचाप अपना काम करके एग्ज़ाम दे के वापस अंदर आ जाओ। बाहर जो भी तुमको एंजॉयमेंट अगर करनी है तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही करो। जैसे कि अब हमारी एग्ज़ाम हो चुकी है, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अब मन ही नहीं करता ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि 2 साल पूरा यहाँ बिताया, इस डिसिप्लिन में रहे हैं हम, तो अंदर से थोड़ा चेंज हो चुका है कि अब ये थोड़ा और दूसरा अचीवमेंट हासिल करना, अब ये तो बहुत ही छोटी चीज़ लगती है उस सब की चीज़ों के सामने। जैसे कि ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी अगर मेरी है तो ये सब तो एकेडमी की रैंक के सर के कारण ही मिली है, तो ये सब तो बहुत ही छोटी चीज़ लगती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क, इतना विल पावर डेवलप कर पाना, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे आप सभी को बताया होगा कि यहाँ पे स्टेज पे आ पाना किसी को मतलब किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने या सर के साथ अगर स्टेज शेयर कर पा रहा हूँ तो मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगा। और जैसे तुमको जो तुम्हारा हर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि नया चैप्टर सर कोई भी स्टार्ट करते हैं तो तुमको कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना चाहिए। जैसे बोलते तो सब है कि कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन कैसे एक्चुअल में करना है कंसेप्ट क्लियर, वो ऐसा होता है कि जैसे सर ने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो तुमको उसमें गहराई से घुसना है उस चैप्टर में। जैसे कि थ्योरीज होती है वो ध्यान से पढ़ना है, जैसे R.D. शर्मा में बहुत ही अच्छी थ्योरी है, उसको ध्यान से समझना है कि कैसे अगर पैराबोला होता है तो वो कैसा होता है, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैक्सिमा मिनिमा होता है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन करके जो टेंजेंट निकालते हैं तो वो कैसी होती है, वो सब ध्यान से समझना, ये होता है एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर करना। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देख के कभी छोड़ना नहीं है। मैंने कभी किसी टफ क्वेश्चन को अवॉइड नहीं किया था, मैं तो सर ने बताया था कि सारे क्वेश्चन ही करने हैं तो मैं करता था। सर ने स्पेशल क्लास शीट भी डिज़ाइन करी थी जो हमको तो मार्च के टाइम मिली थी, मार्च या मार्च के बाद, तुमको तो अभी से ही मिल जाएगी अक्टूबर के टाइम से या उसके थोड़ा सा बाद। तो तुम्हारे पास और भी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। स्पेशल क्लास शीट हमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे थी, इतना तो कभी ना NIT आया है और ना ही कभी आ पाएगा। तो तुम्हारे पास सारे ही मटेरियल अवेलेबल है तुम्हारे पास और होने वाले हैं, तो तुम उसको अच्छे से करो। हम मतलब मैंने अगर 2023 का जो पेपर दिया था, मुझे हर क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था कि ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ ही है। इसलिए अभी से तुम जितनी भी मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है, जितनी भी बुक्स अवेलेबल है और जो भी आगे होने वाला है तुम्हारे पास, स्पेशल क्लास शीट, FT, CT, PT जितना भी, उन सबको अच्छे से करना। तुमको सारे क्वेश्चन कोशिश ये करना है कि एक टेस्ट में जितना परफॉर्म कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन एनालिसिस के टाइम तुम सारे क्वेश्चन 100% कर पाओ, उस चीज़ पे मेन फोकस रखना है तुमको। और रैंक पे तो फोकस रखना ही है। जैसे कि अब कोई भी व्यक्ति केवल उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना कि वो सोच सकता है, इसलिए तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अगर गोल की बात करें, सबका अपना अपना गोल होगा इस एग्ज़ाम को लेकर कि किसको क्या कॉलेज चाहिए, किसको क्या रैंक चाहिए, लेकिन 100% डिसाइडेड नहीं कि सच में तुम वो चीज़ चाहते हो। तो वो चीज़ पता करने के लिए तुम मतलब एकाग्र होकर ध्यान से सोचो किस चीज़ के बारे में। अगर तुम्हारी एग्ज़ाम होगी और फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसमें स्कोर कार्ड अगर तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम्हारे नाम के आगे क्या रैंक लिखी होगी, क्या कॉलेज लिखा होगा, वो अगर तुम्हारे हाथ में है लिखना, तो तुम क्या लिखना चाहोगे, कौन सी रैंक लिखना चाहोगे। और वो जो तुम चाहते हो वहाँ पे रैंक लिखना, वो तुम्हारा असली गोल है और उसी के लिए तुमको मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुझे तो बस सिलेक्शन चाहिए, मुझे बस कॉलेज चाहिए, NIT चाहिए। वो मेन चीज़ वो है जो तुम अंदर से चाहते हो, लेकिन बाहर से तुमको लगता नहीं है कि तुम कर पाओगे। तो वो जैसे कि मैंने बताया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। तो आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म पहले आपने नहीं किया तो अभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमेशा हर साल जो भी टॉपर आते हैं सब एवरेज ही होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। तो आप सभी में से कोई भी फर्स्ट रैंक लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन माइंड में आपको यही सब रखना है कि
आपको अच्छी रैंक लगानी है और वो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको बस सर को जो भी सर बताते हैं, गाइड करते हैं कि क्या करना है, वो सब डॉट टू डॉट आपको फॉलो करना है, कौन सी बुक करनी है, ये सब कुछ बताएंगे सर आपको। और हमसे जैसे कि हमारी बैच वाले सीनियर से आप कांटेक्ट करने की अगर कोशिश करोगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा, क्योंकि हमारी जितनी एज है उतना तो सर को एक्सपीरियंस है, तो आप हमसे ही क्या पूछ रहे हो, वो तो सर ही बता ही देंगे आपको क्या करना है। तो और हमसे कांटेक्ट करने की जगह आप अगर सर की बात को फॉलो करते हो, जैसे कि मैंने तो केवल सर की बात को फॉलो किया था, मैं सीनियर में किसी को जानता नहीं था, मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। हमारे सीनियर की बात करो, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए किस मोमेंट पे, बस सर जो बताते गए वही मैंने किया है। कि कौन सी बुक, अगर सर ने बोला है कि बुक को अगर 70 बार करना है तो मैंने 70 बार करने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है वो करवाना, लेकिन फिर भी आप 100% अगर दोगे तो अगर उससे थोड़ा कम भी कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि हर कोई इतना कर नहीं पाता है। और फिर एफटी का जब टाइम था, मेरा रैंक फ्लक्चुएट हुई थी, सर ने मोटिवेट किया था, फिर मेहनत करना स्टार्ट किया। 2023 में जो पेपर आने वाला था, वैसे ही हमारा एक फेज 12 हो चुका था, उसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे। एक बीच में बहुत ही टफ पेपर भी आए थे, कभी इजी भी आए थे। तो हमारा कभी माइंडसेट रहता था कि पिछली बार अगर टफ आया है तो इस बार भी टफ ही आएगा, तो हम उस हिसाब से अगर पेपर देते थे तो हमारा बिगड़ जाता था। फिर कभी बहुत ही ज़्यादा नीचे इजी आ जाता था, तो फिर अगला पेपर हम इजी सोच के देते थे तो उसमें भी मार्क्स कम आते थे। तो ऐसा हम सारे फेजेस को मतलब जी चुके थे, तो हमको पता था कि अगर 2023 में कैसा भी पेपर आए हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2023 की जब एग्ज़ाम हुई थी तो हमारा पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, वैसे ही फेज 12 हो चुका था। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा नहीं कि कुछ अजीब सी चीज़ हो गई, पहली बार हुआ है। फेज 12 हो ही चुका था, तो मैंने बस सोचा कि ये फेज 12 का नेक्स्ट पेपर है, तो बस उसको उसी तरह दिया और अपना 100% देने की कोशिश की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी मेरा रैंक आई, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगी है कि जो स्ट्रेटेजी सर ने बताई थी कि अगर जो सेक्शन तुम्हारा जितने मिनट पे छोड़ना है उतने मिनट पे ही मैंने छोड़ा था। 100% मैंने फोकस यही किया था कि जो सर ने स्ट्रेटेजी बताई है उसको 100% मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो थोड़ा बहुत अगर नहीं भी होता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी इम्प्लीमेंट करने की, तो उसके कारण ही ये जो रैंक आई है, आ पाई है। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा रिजल्ट फ्लक्चुएट हुआ है। उसका मेन कारण ये था कि कुछ लोग स्ट्रेटेजी जिसने फॉलो नहीं की है उसका तो रिजल्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन जिसने स्ट्रेटेजी फॉलो की है उसको तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है उस चीज़ से। तो बस आप कभी भी जो सर बताते हैं उसको 100% फॉलो करो, और स्ट्रेटेजीज जो बताते हैं उसको 100% अप्लाई करने की कोशिश करो। और फिर बस यही सब करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, और जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो सब 100% करना है। स्पेशल क्लास से स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वंदे मातरम। सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि अक्सर दिल से कही बातें दिल को छू जाती है, कि अक्सर कुछ अनोखी बातें हमसे कुछ कह जाती है, कि कुछ लोग तो हमसे मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर हमारी ज़िंदगी बदल जाती है।